क्लास 10th के शेर बच्चे एक बार जल्दी से बता दो। आई होप कि सारे बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैम ये क्या बोल रहे हो आप, हाफ ईयरली में तो हम पिट गए, हाफ ईयरली तो बहुत ही खराब हुए, पर पेपर तो अच्छा हुआ था ना। मैम पेपर अच्छे जाते हैं पर मार्क्स नहीं आते। मैम मैंने पूरा पेपर किया था, सब कुछ लिख के आया था, पर पता नहीं क्यों मेरे मार्क्स कट गए। स्कूल वाले थोड़े नंबर काटते भी हैं। अरे बोर्ड की कॉपी सही से चेक नहीं हुई, अरे मेरी कॉपी नहीं सही चेक हुई है, अरे टाइम कम पड़ गया था, पेपर छूट गया था। यही बहाने देते हो ना। पर कभी जानने की कोशिश करी है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि पेपर अच्छा जाने के बाद भी हमारे मार्क्स नहीं आ रहे। बच्चों आज की जो ये क्लास है ना, इस क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर वो कौन सी बातें हैं जो आप फॉलो नहीं कर रहे हो, पर जो स्टेट टॉपर है, जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, ऐसे बच्चे जिनके 97% मार्क्स आ रहे हैं, है ना, वो फॉलो कर रहे हैं। सो गाइस, मैं हूं आपकी रुचि मैम और लेकर के आ गई हूं मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक, मोस्ट डिमांडिंग वीडियो, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूं क्लास 10th की हिंदी की राइटिंग के बारे में। हिंदी राइटिंग में प्रॉब्लम कहां पर हो रही है। मैम पहली चीज तो हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है, दूसरी चीज स्पीड ही स्लो है, तीसरी चीज हम खुद से लिख नहीं पाते, चौथी चीज हमें समझ ही नहीं आता कि कौन सा निबंध लिखना है, कौन सा निबंध आएगा, पांचवी चीज फॉर्मेट ही नहीं पता है। और ये पांचों चीज मिलकर क्या करती हैं, ये पांचों चीज मिलकर के आपके मार्क्स पे क्या करती हैं, मारती है मुक्का, और आपकी जो मार्कशीट है वो हो जाती है ढेर, और 90% आने वाले जो मार्क्स है ना वो रह जाते हैं 70-80% बन करके। यार देखो बच्चों, पहली चीज तो ये है कि अगर आप इस वीडियो को स्किप कर दोगे ना, सोचा कि यार ठीक है यार मैं बाद में देख लूंगा, मार्क्स स्किप। दूसरी चीज, अगर आपने केवल सुन भी लिया, इस वीडियो की नोट्स नहीं बनाए, तो भी बच्चों मान लीजिएगा कि आपने कुछ नहीं सीखा। तो बच्चों आज मैं बताने वाली हूं आपको 2026 के बोर्ड पेपर में आने वाले प्रश्न। पहली चीज, यस, मैं आपको बेटा बताऊंगी कि बोर्ड 2026 में कौन सा निबंध आने वाला है, कौन सा पत्र आने वाला है। पिछले 3 सालों का इतिहास रहा है कि मैंने जो निबंध बताए हैं उससे बाहर एक निबंध है। और बेटा मैंने ये हर एक टॉपिक के लिए बोला है। जीवन परिचय मैंने बोला कि यार ज्यादा जीवन परिचय नहीं बताऊंगी, 4 बताऊंगी गद्य में, 4 बताऊंगी पद्य में। सेम चीज मैं आपको बोल रही हूं एस्से के लिए भी, कि आपको जो है 10-15 एस्से तैयार नहीं करने। और बच्चों कुछ ऐसी सीक्रेट टिप्स जिसको अगर आप जान लोगे तो आप भी बन जाओगे टॉपर्स की लिस्ट में, अपना नाम दर्ज करोगे और बनोगे स्टेट टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, और बाकी बच्चों जो है आपका रोला जम जाएगा यूपी में। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहली चीज तो यह है कि आखिर ये निबंध और पत्र लेखन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। हम क्या करते हैं, 20 नंबर के चक्कर में 1000 प्रश्न तैयार कर लेते हैं। करते हो न जाने 6-6 घंटे 7-7 घंटे की मैराथन क्लासेस अटेंड करते हो सिर्फ और सिर्फ उस 1 नंबर के सवाल के लिए, 2 नंबर के सवाल के लिए। पर सीरियस नहीं लेते हैं हम ये 10 नंबर, ये 10 नंबर जो कि हमारे नंबर को क्या करते हैं, हमारे 70 आउट ऑफ 70 बना सकते हैं, और 70 में सीधा जो है 60-55 भी पहुंचा सकते हैं। बच्चों अब ये नंबर पक्के कैसे होंगे? क्या ये नंबर जो है सिर्फ और सिर्फ मैम हमारे आपकी बातें सुनने से पक्के होंगे? नहीं, ये नंबर पक्के होंगे अगर आप मेरी बताई हुई बातों को फॉलो भी करेंगे। बच्चों आप जितनी मैं बातें बताने वाली हूँ, आप लोगों ने उम्मीद करती हूँ कि ये सारी बातें हाफ ईयरली एग्जाम्स में पहले ही जो है फेस कर ली होंगी। हाफ ईयरली एग्जाम्स में ऑलरेडी जो है आपने इस चीज को फेस किया होगा कि हम इतनी तैयारी के साथ गए थे, पर फिर भी हम हिंदी में उतने अच्छे मार्क्स लेके नहीं आ पाए जितनी हम तैयारी के साथ गए थे। क्योंकि आपने तैयारी किसकी करी थी? आपने तैयारी करी थी गद्य और पद्य की प्रश्नों की, जो कि 5-5 नंबर के आते हैं। आपने उनकी तैयारी करी। आपने क्या करा, पूरी रात पढ़ करके जो है याद करा, जो है सिर्फ और सिर्फ जो है 5 से 7 नंबर की जो है ग्रामर वाले क्वेश्चंस आपके अनिवार्य संस्कृत हो गया। बाकी बच्चों को मैं आपसे बोलूं जो ठोस नंबर है आपकी हिंदी में, आपने ठोस नंबर तैयार नहीं किए, जो कि है ये
आना ही आना है, लिखना ही लिखना है बच्चों। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि होता क्या है कि जब हम हिंदी का पेपर लिखते हैं तो सबसे बड़ी जो दुविधा हमारे सामने आती है वो आती है राइटिंग की। हमारी कॉपी की स्टार्टिंग राइटिंग बहुत सुंदर होती है, बहुत प्यारी होती है, अंत तक पहुंचते पहुंचते हमारी राइटिंग कब डॉक्टर की राइटिंग बन जाती है हमें खुद भी पता नहीं चलता, हमें खुद समझ नहीं आता हमने क्या लिखा हुआ है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि बच्चों आप लोग स्टार्टिंग में ही इतना टाइम ले लेते हो लिखने में कि जब तक हमारे पास ये 10 नंबर का सवाल आता है तब तक आपका जो है आपकी एनर्जी ढेर हो चुकी है, आपके हाथों की जो एनर्जी है ढेर हो चुकी है, स्पीड ढेर हो चुकी है, दिमाग ढेर हो चुका है। तो कैसे आएंगे नंबर, कैसे आएंगे नंबर? अगर मैं बोल रही हूं कि यार ये बात बिल्कुल सच है और लग रहा है आपको, तो भाई एक बार कमेंट करके बताओ यस मैम, आपने हमारे दिल के राज खोल दिए, आप जो बोल रही हो मैम बस यही होता है। और अगर ये होता है तो इसका सॉल्यूशन क्या है मैम, तो आप बता दो, वरना ये तो हमें पता है इसी बीमारी से तो हम जूझ रहे हैं। तो बच्चों जब तक है रुचि मैम आपके पास तब तक आपको कोई भी जो है डरने की बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूं हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है कि हम आखिरकार यहां पर जब निबंध को लिखने जाते हैं तो निबंध को लिखने के लिए हमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए। अब आप में से कोई बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम आप एक काम करो 4-5-6 निबंध बता दो, हम वो तैयार कर लेंगे। हाँ, मैं आपको बताऊंगी कौन से निबंध तैयार करने हैं, कौन सा लेटर तैयार करना है। पर बच्चों उस निबंध को आपको याद नहीं करना, उस निबंध को आपको रटना नहीं है। कितना रटोगे, कितना रटोगे? कम से कम 4 से 5 पेज तो आप लिखोगे। पहले आप बताओ, नहीं लिखोगे? और अगर नहीं लिख पा रहे हो तो कहां से नंबर मिलेंगे? सोचो कि यार पूरा 5 नंबर का सवाल है और 5 नंबर में अगर आप जो है 2 पेज 3 पेज भर के आ जाओगे तो क्या नंबर मिलेंगे? आप 1 नंबर के सवाल में, 2 नंबर के सवाल में 1-1 पेज भर के आ रहे हो और 5 नंबर के सवाल में मात्र 1 पेज भरने के आप सोच रहे हो क्या मुझे 5 में से 5 मार्क्स मिल जाएंगे? कैसे मिलेंगे? दूसरी चीज बच्चों जो सबसे बड़ी आप गलती करते हैं कि आप लोग करते क्या हैं, जब निबंध लिखने जाते हो ना, जब आखिरी में बिल्कुल जो है 15 मिनट बचा, 20 मिनट बचा, तो आप क्या करते हो, तो आप डिसाइड करते हो कि अब मैं कौन सा निबंध लिखूंगा। अब उसको सोचने में ही टाइम लग रहा है, आपके पास शब्द ही नहीं आ रहे हैं, सेम शब्द आप रिपीट कर रहे हो। अब क्या होगा, आपकी जो निबंध की क्वालिटी है वो ऐसे ही डिग्रेड हो गई। बच्चों स्टार्ट करती हूं मैं सीक्रेट मसाला से। बच्चों सीक्रेट मसाला क्या है? जब आपके पास 15 मिनट बचते हैं, देखिए बच्चों होगा क्या, आपको जो पेपर का टाइम है वो कितना मिलेगा? आपको पेपर का टाइम मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट। बच्चों इस 15 मिनट में क्या करना है, जैसे ही आपके पास ये पेपर आएगा 15 मिनट पहले, उस 15 मिनट में ये बच्चों मेरी बात को गांठ बांध लीजिएगा। हमें क्या करेंगे, हम बेटा सबसे पहले निबंध को डिसाइड कर लेंगे। उसी टाइम पर हम सबसे पीछे जाएंगे, निबंध को क्या करेंगे बेटा, निबंध को यहां पर डिसाइड कर लेंगे। अब ऐसा मैं क्यों बोल रही हूं, ऐसा बेटा मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि होगा क्या, जब आप 3 घंटे में पेपर सॉल्व कर रहे होगे तो आपको अगर डिसाइड है कि मुझे विज्ञान के चमत्कार के ऊपर जो है निबंध लिखना है, तो बच्चों कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में क्या चलता रहेगा, विज्ञान के बारे में बातें चलती रहेंगी। तो एकदम से जब आप लिखने जाओगे तो आपके पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ कंटेंट होगा ही होगा, और लिखते लिखते बच्चों हमें जो है चीजें काफी समझ में आने लगती है, हमें और लिखना चाहिए, या बेटा जो है बात से बात जो है निकलती जाती है, और इस प्रकार से बच्चों कहीं ना कहीं वो आपको हुक मिल जाता है। अगर आपने निबंध को डिसाइड नहीं कर रखा होगा तो बच्चों फिर वही सेम चीज है कि आप पहले जो है सोचोगे कि मैं कौन सा निबंध करूं, इसके बाद आप जो है उसका कंटेंट सोचोगे, उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करोगे। आपने ऑलरेडी 5 से 7 मिनट ऐसे ही गंवा दिए, अब बचे हुए 10 मिनट में आप कैसे पेज भर लोगे, आप बताइए, है ना? राइटिंग भी नहीं मैनेज हो पा रही है, स्पीड मैनेज नहीं हो पा रही, तो बच्चों ये गलतियां आपसे होती हैं। बच्चों सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको पेपर सॉल्व करने का जो टाइम है बेटा वो टारगेट लेके चलना है कि मैं 2 घंटे 15 मिनट में पूरा पेपर सॉल्व कर लूंगा, अर्थात मैं क्या करूंगा, मैं 2.25 घंटे में पेपर सॉल्व करूंगा। अब अगर 2.25 घंटे आप टाइम लेके जाओगे बेटा तो लगभग आप मान लीजिए कि कहीं ना कहीं 2.5 घंटे हो चुके होंगे, यानी कि अभी भी आपके पास आधा घंटा होगा इन 10 नंबर के लिए, आधा घंटा होगा अभी भी। सबसे ज्यादा हमें यहाँ पे लिखना पड़ रहा है, तो यानी कि बच्चों हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हमें एनी हाउ 2.5 घंटे में शुरुआत कर देनी है। 2.5 घंटे खत्म हो चुके, मतलब कि अब हमें निबंध लिखने की शुरुआत कर देनी है एनी हाउ। बच्चों अब इससे क्या होगा कि आप जो है
करीब करीब 15 से 20 मिनट में जो है निबंध लिख लोगे और बचे हुए 10 मिनट में अपने पेपर का क्या कर लोगे, एक बार चेक कर लोगे यार कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है, एक बार कॉपी रीचेक कर लोगे, एक बार जो है चीजें देख लोगे यार हाँ ठीक है सारा क्वेश्चन मैंने कर लिया है, सारे आंसर सही हैं, आप लाइन वाइन खींच लोगे। तो यानी कि बच्चों हम क्या कर रहे हैं, हम चल रहे हैं सेफ साइड। हम कहाँ चल रहे हैं, हम चल रहे हैं सेफ साइड। अब बच्चों तीसरी ट्रिक क्या है बेटा, थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि आपको किसी भी निबंध को याद नहीं करना है। तो क्या करना है मैम, फिर हम क्यों नहीं लिख पा रहे हैं, क्योंकि आप गलत चीज याद कर रहे हो। मैं बेटा आपको बताऊंगी कि निबंध में कौन कौन सी बातें आपको याद करनी और मैं वो लेकर के आई हूं आपके लिए। सो गाइस, क्या आपको सुनने के लिए तैयार हो, क्या आप लोग रेडी हो, है ना। धाकड़ क्लास देखा बच्चों, ऐसे मैंने नहीं बोला, मैंने बेटा जी ऐसे आपको नहीं बोला कि 10 नंबर पक्के करवाऊंगी। एक बार इस वीडियो को देखने के बाद ये बातें बताई हुई को बेटा, जो बताई हुई बातें हैं उनको अपने अगले एग्जाम में बेटा क्या करना, लगाना, और फिर आप देखना कि यार मैम मेरे नंबर तो एकदम से जो है 60 से 70 पहुंच गए, 50 से 60 पहुंच गए, 40 से 65 पहुंच गए, और फिर आप बताना कि यार मैम आपने जो ट्रिक बताई वो तो मैं कब से ढूंढ रहा था, कोई बता ही नहीं रहा था इन ट्रिक्स के बारे में। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। अब वो कौन कौन से निबंध हैं एक बार जान लेते हैं। यहां पर मैं बताने वाली हूं बेटा वो निबंध जो पिछले 5 सालों में हर एक बेटा सेट में आया ही आया है। जरूरी नहीं कि 5 के 5 आएंगे, पर इन 5 में से कोई एक आपको जरूर मिलेगा, राइट। तो यानी कि आपको करना क्या, इन 5 को तैयार करना। इन 5 में क्या तैयार करना वो मैं आपको बताऊंगी। तो बेटा जी यूपी बोर्ड के 7 सेट बनते हैं और बेटा ये मैं आपको लिख के दावा दे रही हूं कि इन 7 सेटों में कोई भी सेट ऐसा नहीं होगा जिसमें इनमें से कोई एक निबंध आपको ना मिले, ठीक है, इनमें से कोई एक निबंध ना मिले। पिछले साल बच्चों बहुत सारे टीचर्स ने बनाया महाकुंभ पे निबंध आ सकता है। बेटा मुझे पता था कि महाकुंभ नहीं देगा, वो महाकुंभ नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता, उसका बहुत ही सिंपल सा रीजन है कि भाई एक तो वो इवेंट जस्ट अभी हुआ है, दूसरी चीज ये है कि महाकुंभ के बारे में हिंदू बच्चों को पता होगा, पर हमारे यूपी बोर्ड में है ना ऐसा नहीं कि केवल एक ही कम्युनिटी के बच्चे दे रहे हैं, एक ही कम्युनिटी नहीं जा रही है पेपर देने, बहुत सारे अलग अलग धर्म के बच्चे जा रहे हैं। हमें उनके धर्म का नहीं पता होगा तो उन्हें हमारे धर्म का कैसे पता होगा। तो बच्चों यहां पर मुझे पता था कि यार ये तो निबंध नहीं आ सकता, और इसलिए बच्चों मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था महाकुंभ के ऊपर। और आपने देखा भी कि 7 सेट में से चाहे वो 10th हो चाहे 12th हो, एक भी ये महाकुंभ वाला टॉपिक नहीं आया पेपर में, राइट। कौन से टॉपिक्स मिले, कौन से निबंध आए जो मैंने यहां पर बताए थे, जो मैंने बताए थे। तो बच्चों अब आपकी बारी है कि आपको कौन से निबंध तैयार करने हैं। तो बच्चों चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हर बार पूछा जाता है बेटा जो कि है विज्ञान। अब इसको कैसे पूछेगा, हो सकता है बोल दे विज्ञान के चमत्कार, हो सकता है विज्ञान वरदान या अभिशाप बोल दे, या हो सकता है इंटरनेट बोल दे, या हो सकता है विज्ञान युग बोल दे। अगर विज्ञान जैसा कुछ भी है, टेक्नोलॉजी जैसा कुछ भी है, तो आपको इन्हीं बताई हुई बातों को लिख के आना है ना। यानी कि बच्चों हम क्या करेंगे, हम अलग अलग मान लो थोड़ा सा अंतर, विज्ञान के चमत्कार या विज्ञान के वरदान या अभिशाप, अब ये एक ही कंटेंट है, इसको बोलने का तरीका बस अलग अलग। अब आपको ऐसा नहीं कि इसमें से बोलो मैम क्या ये तीनों तैयार करने, नहीं 3 नहीं तैयार करना, एक कंटेंट तैयार करना है, एक आपको जो है कंटेंट तैयार करना है, उसको आपको तीनों में चिपका के आना है। तीनों में चाहे विज्ञान के चमत्कार बोल दे, या विज्ञान वरदान या अभिशाप बोल दे, या इंटरनेट बोल दे, इन तीनों में क्या करोगे आप, सेम बात लिख करके आओगे। अब जब हम निबंध लिखने जाते हैं आपको क्या लगता है एग्जामिनर आपके पन्ने को भरे हुए नंबर को पेजेस को जो है देख के मार्क्स देता है? नहीं बेटा, आपको मार्क्स मिलते हैं कि आपने किस तरीके का पैटर्न इस्तेमाल किया है। तो यानी कि बच्चों में करना क्या होगा, हमें सबसे पहले हमें इसका पैटर्न पता होना चाहिए कि हमें लिखना कैसे है। सबसे पहले आपको करना क्या है, एक पेज में अच्छे से डालनी है हेडिंग रूपरेखा। अब इस रूपरेखा के अंदर क्या होते हैं बच्चों, रूपरेखा के अंदर आपकी जो है 2 हेडिंग फिक्स होती हैं। ये आपको चाहे कोई भी निबंध लिख के आना ही आना है बेटा। पहली हेडिंग होती है प्रस्तावना, और आखिरी बेटा अंतिम हेडिंग होती है उपसंहार। अब बच्चों इस प्रस्तावना का अर्थ क्या होता है, प्रस्तावना का मतलब होता है कि आप जिस निबंध के बारे में लिखने जा रहे हैं उसके बारे में। प्रस्तावना को आप सिंपल समझ सकते हो बच्चा कि इट्स लाइक अ इंट्रोडक्शन
विज्ञान क्या है, हमारे जीवन में विज्ञान कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हो रही है ना, या फिर हमारे आसपास जो चीज़ें हैं वो किस तरह से विज्ञान पर निर्भर कर रही हैं, विज्ञान के क्या क्या जो है हमारे जो है जीवन में लाभ हुए हैं, किस प्रकार से विज्ञान ने हमारे जीवन को आसान बनाया है, किस प्रकार से आज विज्ञान का इस्तेमाल करके जो है अपराध किए जा रहे हैं। तो ये आपने उसी इंट्रोडक्शन में लिख दिया। उपसंहार का मतलब क्या होता है बेटा? उपसंहार का मतलब ये होता है क्लोजिंग स्टेटमेंट, मतलब कि आपको अब इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर आपको दोनों बातें लिखनी है। चाहे कोई भी आपको जो है निबंध हो, आपको उसके गुण और अवगुण दोनों कुल मिला के बेटा क्या करना, रिजल्ट लिखना है कि हाँ अगर विज्ञान है तो जैसे मान लो लेट्स सपोज ये टॉपिक है तो आपको इसके बारे में लिखना है कि यस अगर विज्ञान ने हमारा जीवन आसान बनाया है तो कहीं ना कहीं विज्ञान के ये जो है नुकसान भी हैं। तो यानी कि आप इसमें क्या करोगे बेटा, इसमें बेटा जी आप लिखोगे रिजल्ट, ठीक है, इसमें आप लिखोगे रिजल्ट। अब बेटा जो ये बीच की हेडिंग्स हैं, कितनी हेडिंग लिखनी है? मैं आपको अगर आपको बोलूं तो 4 से 5 हेडिंग मोर देन सफिशिएंट है, जिसमें 2 हेडिंग तो आपकी कंफर्म ही है। बस अगर आप कोई भी 3 हेडिंग लिख देंगे आपके आराम से जो है 3 से 4 पेज भर जाएंगे। और अगर आपने जैसे ही 3 to 4 पेजेस भरे बेटा, वैसे ही आप मान लीजिए कि आपके नंबर पक्के हो गए। अब विज्ञान के चमत्कार अगर आ गया तो हमारे पास रूपरेखा में क्या क्या हेडिंग्स होनी चाहिए? बच्चों आपको सिर्फ और सिर्फ हेडिंग याद करनी है, उसके अंदर की कहानी आप खुद लिख सकते हैं कि विज्ञान की वजह से आप क्या क्या संभव हुआ है। ये आपको पता है कि चाहे हमारी फार्मिंग हो, चाहे लाइट हो, चाहे इंटरनेट हो, आज कितनी सारी चीजें विज्ञान की वजह से ही पॉसिबल हो पाई हैं। घर बैठे हम बात कर पा रहे हैं, घर बैठे हमें हर जगह की सूचना मिल रही है। लिख लेंगे हम, जीवन अधिक आरामदायक। अगर विज्ञान नहीं होती, अगर विज्ञान नहीं होती तो ना पंखा होता, ना एसी होता, ना कूलर होता, ना टीवी होती, ना इंटरनेट होता, कुछ भी नहीं होता, ना आज हमारे पास ट्रैक्टर होता, कुछ भी नहीं होता। तो जीवन कितना ज्यादा आरामदायक बना दिया है विज्ञान ने। क्या हम इतनी बातें नहीं लिख पाएंगे? आराम से लिख सकते हैं, आप पूरी कहानी लिख सकते हैं इसके बारे में। यातायात की सुविधाएं, अगर विज्ञान नहीं होती तो कभी हमने एरोप्लेन का आविष्कार नहीं किया होता। जब कभी एरोप्लेन का आविष्कार नहीं किया होता तो कभी भी हम जो है समुद्र लांग करके 7 समुद्र पार जो है जो यात्रा है हमारी, वो हम 2 से 3 घंटे में नहीं कर पाते। कभी भी अगर हमारे पास विज्ञान नहीं होता तो आज हमारे पास रेलगाड़ी नहीं होती, आज हमारे पास मोटरसाइकिल नहीं होती, आज हमारे पास जो है गाड़ी नहीं होती। आज हमने जो है बैटरी तक से गाड़ी बना ली है। तो ये सब किसकी देन है? विज्ञान की देन है। यातायात की सुविधाएं, सेम बात वहीं पर आप लिख लोगे। चिकित्सा के क्षेत्र में आज हमारे पास हर एक का इलाज है, चाहे कोढ़ योग हो, चाहे टीवी हो, चाहे आपका जो है हार्ट की बीमारी हो, चाहे आपके पास जो है डेंगू हो, मलेरिया हो, जो है चिकन पॉक्स हो। आज आपके पास मैं कह सकती हूँ लगभग 90% से ज्यादा बीमारियों की क्या है, बीमारियों का इलाज संभव हो पाया। हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, एडवांस तरीके की मशीनें हैं जो हमारे अंदर तक के शरीर को जो है क्या कर सकती है, उसका डेटा बता सकती है कहां पर दिक्कत आ रही है, दांत में कहां पर दिक्कत है, आपके जो है दिल में कहां पर दिक्कत आ रही है, फिर दिमाग में कहां पर दिक्कत आ रही है। MRI हो पा रहा है, पूरी बॉडी का सिटी स्कैन कर पा रहे हैं, अल्ट्रासाउंड कर पा रहे हैं। क्या नहीं लिख पाएंगे? बहुत बेसिक हमारे आसपास ही हो रहा है। कंप्यूटर ने परिवर्तन का चेहरा बदल दिया। अगर कंप्यूटर नहीं होता तो आज इंटरनेट नहीं होता, अगर इंटरनेट नहीं होता तो आज हम उस लेवल पे विकास नहीं कर पा रहे होते जिस लेवल पे आज विकास हो रहा। आज हम चंद्रमा पर जाकर के जो है चंद्रमा के उस कोने तक पहुंच चुके हैं जहां तक कोई देश नहीं पहुंच पाया। सिर्फ किसकी वजह से संभव हो पाया? सिर्फ और सिर्फ इस कंप्यूटर की वजह से। आज एक ऐसा कंप्यूटर जो पहले कभी जो है पूरे बड़े कमरे में आता था, आज हम उस कंप्यूटर को अपने हाथ में लेके घूम रहे हैं। ये आपका छोटा कंप्यूटर आज हम अपने हाथ में लेके घूम रहे हैं इस कंप्यूटर को। तो बच्चों ये सब किसकी देन है? विज्ञान की देन है। क्या इन सारी बातों के एक एक जो है लाइन मिला करके क्या वो संहार में लिख पाओगे? आसान लगा? बहुत आसान लगा? अरे मैम ये तो बहुत ही आसान है। बच्चों आसान है, बहुत आसान है, पहले अपने दिमाग से निकाल दो। तो करना क्या बेटा, आपको इसकी रूपरेखा तैयार कर लेनी है, ये हेडिंग्स आपको याद कर लेनी है। मुझे पता है कि आप बाकी काम कर लोगे, ठीक है। आगे बच्चों हम बात करते हैं कि जो हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका निबंध है, जो कि है स्वदेश प्रेम। स्वदेश प्रेम एक ऐसा बच्चों टॉपिक है जिसके बारे में हर बच्चा लिख सकता है। स्वदेश प्रेम बच्चों, क्या हम इसके बारे में नहीं लिख पाएंगे? बिल्कुल लिख पाएंगे। प्रदूषण तो इतना आसान है, प्रदूषण के बारे में हम सब लिख सकते हैं। प्रस्तावना, उपसंहार वो तो है ही है, बीच में कर दिया, बीच में लिख दिया प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के प्रकार में कौन कौन से प्रदूषण आ गए? आज जल प्रदूषण है, थल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है। प्रदूषण के कारण क्या क्या है?
इतनी सारी फैक्ट्री, इतनी सारी गाड़ियां, प्रदूषण की जो है निवारण क्या क्या है, प्रदूषण को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अरे वन लगाने चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, हमें जो है पेट्रोलियम का बहुत ही जो है उचित इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, जब जरूरत पड़ी कल तभी जो है मोटरसाइकिल लेके जाओ, है कि नहीं? तो बच्चों क्या प्रदूषण को हम लिख लेंगे? तो आप कहोगे मैम प्रदूषण बिल्कुल लिख लेंगे, पर मैम स्वदेश प्रेम में थोड़ी सी दिक्कत है। बच्चों स्वदेश प्रेम के लिए एक बार देखना ध्यान से। बच्चों इस स्वदेश प्रेम को किस किस प्रकार से पूछा गया, जरा देखिए यहाँ पर लाइन से देखिए। ये बेटा जी स्वदेश प्रेम को पूछने के क्या तरीके हैं। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जो जहां पर हम बेटा जो हमारी जो जन्मभूमि है ना, उसका स्थान मैं एक बेटा कह सकती हूँ स्वर्ग से भी बेटा जो है ऊपर है, स्वर्ग से भी ऊंचा। और बेटा जो जन्मभूमि है ना, उसका स्थान जो है मैं कह सकती हूँ जो जन्मभूमि होती है हमारी, उसका स्थान हमारी जो है जन्म देने वाली माता से भी ऊंचा होता है। तो यानी कि बच्चों इसमें किसके बारे में? जन्मभूमि, हम जहां पर पैदा हुए वहीं पर लगा हुआ स्वदेश प्रेम, देशभक्ति या देश प्रेम। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, राष्ट्र प्रेम का महत्व, राष्ट्र की सुरक्षा में नव युवकों का योगदान, हमारा प्यारा भारतवर्ष सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा। क्या ये हम नहीं लिख पाएंगे? बिल्कुल लिख पाएंगे। और बच्चों इसके आने के चांस ज्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि बच्चों हम सभी को पता है कि जस्ट तुरंत ही बीता होता है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। हमारे जो पेपर होने हैं बेटा स्टार्टिंग कई फरवरी, यानी कि मैं कह सकती हूँ लगभग 15 से 20 फरवरी के बीच में हमारे पेपर स्टार्ट हो जाते हैं। तो बच्चों कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा रिलेटेबल लगता है, और इसलिए इस टॉपिक को सबसे ज्यादा बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। अब इसके अंदर बेटा जी क्या क्या लिखना है आपको? एक बार बेटा ये रूपरेखा देख लो। सबसे पहले प्रस्तावना उपसंहार वही है बेटा। नेक्स्ट देश प्रेम की स्वाभाविकता, देश प्रेम का अर्थ क्या है, देश प्रेम का क्षेत्र क्या है, देश के प्रति हमारे कर्तव्य क्या है, भारतीयों का देश प्रेम। अब बच्चों आप क्या इसके बारे में नहीं लिख पाओगे? देश प्रेम की स्वाभाविकता मतलब क्या है? अगर कोई भी किसी भी कोई व्यक्ति है जिसका जन्म हुआ है, चाहे वो कोई सा भी देश हो, अपने जो है जन्मभूमि की लिए प्रेम, उसको सबसे ऊपर रखना, उसके लिए न्यौछावर होने की जो क्षमता है वो सभी के अंदर होनी चाहिए। और ये होता है। अगर मैं आज आपसे बोलूं कि बेटा आज मैं आपको जो है सारे रुपया पैसा सब कुछ दे रही हूँ, आप एक काम करो, आप जो है आपको मैं उठा करके भेज दूं ईरान, आपको मैं जो है भेज दूं जो है तालिबान, आप जाओगे? नहीं जाना चाहोगे। आप अपने ही घर में रहना चाहोगे। क्यों? घर कौन सा? आपका घर, वो घर नहीं जहां हम रह रहे हैं, ये धरती जिसका हम खा रहे हैं। तो वो स्वभाव सबके अंदर होता है। अगला लिख लेंगे इसके बारे में। देश प्रेम का अर्थ क्या है? देश प्रेम का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि हाँ भाई जय हिंद जय भारत, नहीं। अगर कभी ऐसा मौका मिल जाए कि देश के लिए जो है अपने प्राण न्यौछावर करने पड़े, तो एक बार दिमाग में ना आए कि मेरे प्राण क्या, अरे प्राण भगवान देश नहीं तो दिए हमें जो प्राण, ये जो खून बह रहा है हमारे रगों में वो इसी मिट्टी का तो है, इसी मिट्टी में ही मिलने के लिए जो है ये खून बह रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हम अपने देश के लिए न्यौछावर होने के लिए जो है तनिक सा ना सोचें, अपने देश को जो है आगे बढ़ाने के बारे में सोचें। चाहे वो किसी प्रकार का जो है मैं कह सकती हूँ क्षेत्र हो, आप किसी की सेवा कर सकते हो, आप अपने देश को जो है स्पोर्ट्स के माध्यम से, है ना, देश का नाम रोशन कर सकते हो। कोई भी क्षेत्र हो सकता है, विज्ञान का क्षेत्र हो सकता है, खेल का क्षेत्र हो सकता है, मूवी का क्षेत्र हो सकता है ना। तो यानी कि बच्चों आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप लोग आराम से लिख लोगे देश प्रेम का क्षेत्र। फिर बेटा जैसे कि मैंने आपको बोला, यही अगली लाइन थी कि देश प्रेम का कोई क्षेत्र नहीं होता। अगर कोई बच्चा अपने देश के लिए मेडल जीत के लेके आ रहा है, 72 देशों में जा करके अपने देश को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो भी क्या है? देश प्रेम का क्षेत्र है। वो भी अपने देश को क्या कर रहा है? बहुत ज्यादा जो है प्रेम कर रहा है, राइट। अगर कोई जो है सैनिक है, अगर कोई सैनिक जो है मर मिटने के लिए तैयार है, वो भी क्या है? देश प्रेम का क्षेत्र है। अगर कोई ऑफिसर अपनी सरकारी नौकरी का इस्तेमाल करके क्या कर रहा है? अपने देश को जो है अपने देश के लिए काम कर रहा है बिल्कुल सच्चे मन से, वो भी क्या है? देश प्रेम का अर्थ है। अगर मैं टीचर, मैं शिक्षक, मैं क्या कर रही हूं? मैं बच्चों को, मैं आने वाली जो पीढ़ी है उसको सशक्त कर रही हूं, मजबूत कर रही हूं, उसको देश प्रेम के लिए प्रेरित कर रही हूं, उसको जो है एक नए लेवल पे लेके जा रही हूं। तो बेटा ये भी मेरा क्या है? देश प्रेम है। तो देश प्रेम का कोई क्या नहीं होता? क्षेत्र नहीं होता, राइट। आगे देश के प्रति हमारे कर्तव्य। बेटा देश के प्रति हमारे कर्तव्य क्या है? देश के प्रति हमारे कर्तव्य ये है कि हम हमेशा उसको आगे बढ़ाने के लिए जो है क्या करें? हमेशा अपने देश को बुलंदियों तक लेकर जाने के लिए बारे में सोचें।
हम कभी भी अपने देश की जो धरोहर है उसको नुकसान ना पहुंचाएं, क्षति ना पहुंचाएं। अगर हम किसी दूसरे देश में जा रहे हैं तो हम वहां पर ऐसा कुछ ना करके आए कि लोग क्या करें कि जो है हमारे देश की छवि खराब हो। हम अपने देश के लिए जो जो कर सकते हैं, जैसे कि जिस क्षेत्र में आप हो उसमें बेहतर करना, अपने देश को नए नए आविष्कार देना, अपने देश को जो है एक अलग ऊंचाई तक लेकर के जाना, ये सब क्या है? ये सब बच्चों जो है देश के प्रति हमारे कर्तव्य हैं। भारतीयों का देश प्रेम, बेटा भारतीयों देश प्रेम से बहुत कुछ लिख सकते हो। किसके? रानी लक्ष्मीबाई के बारे में लिख सकते हो बेटा जी, आप भगत सिंह के बारे में लिख सकते हो। ये सब क्या थे? देश प्रेमी तो थे। ये सब क्या थे? देश प्रेमी तो थे। आप महाराणा प्रताप के बारे में लिख सकते हो कि जिन्होंने जो है घास की रोटी खाई थी सिर्फ और सिर्फ अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। हाँ, आप लिख सकते हो सुभाष चंद्र बोस के बारे में, आप लिख सकते हो महात्मा गांधी के बारे में कि भाई हमारे धरती पर ऐसे ऐसे योद्धा पैदा हुए हैं जिन्होंने क्या किया है इस देश की रक्षा के लिए, इस माटी की रक्षा के लिए क्या क्या नहीं किया। तो बच्चों ये सब क्या आप नहीं लिख पाओगे? आप आराम से लिख सकते हो। और बेटा इन सभी की एक एक लाइन मिला करके आपको यहां पर लिख देना है। क्या मजा आया? लग रहा है आसान? मैम हम कर लेंगे, मैम हम कर लेंगे। आगे बच्चों बात करते हैं। जो हमारे पास अगला बेटा है बच्चों, जो हमारे पास अगला है महिला सशक्तिकरण। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। क्यों रहती है? कि कहीं ना कहीं हमें क्या करना है, लड़कियों को आगे लेकर के जाना है। हमें हमारे देश की महिलाओं को क्या करना है, सशक्त करना है। क्योंकि हमारा देश कहीं ना कहीं क्या था, हमारा देश कहीं ना कहीं जो है मैं कह सकती हूं कि भाई जो है पुरुष वाला जो है पीढ़ी था, पुरुष वाला समाज था। ठीक है कि भाई सिर्फ और सिर्फ जो है मान लो सेना भर्ती होना है केवल पुरुष जाएंगे, लड़ाई करने के लिए पुरुष जाएंगे, या कहीं पर भी अगर मैं बात करूं कोई भी क्षेत्र होगा तो वहां पर पुरुषों को प्राथमिकता दी जाती थी। तो हमें क्या करना है, हमें इस देश को जो है क्या करना है, इस देश में हमें महिलाओं को भी सशक्त करना है। क्योंकि जब साथ में चलेंगे तभी क्या होगा, विकास होगा। अब उसके अंदर क्या क्या लिख सकते हो बेटा आप बच्चों? रूपरेखा, टॉपिक के बारे में ही, उपसंहार, आगे भारतीय संविधान के अनुसार क्या क्या चीजें हैं, प्राचीन समय में औरतों के साथ क्या क्या होता था, महिलाएं राष्ट्र के भविष्य कैसे हैं, ये आप आराम से लिख सकते हो। स्पेशल लड़कियां तो जरूर लिख सकती होंगी। महिलाओं की सच्ची महत्ता आप आराम से यहाँ पर लिख सकते हो। हमारे जो है देश की जो है वीरांगनाओं के बारे में, भारत की बेटा महिलाएं कौन कौन सी थी, क्या आपको पता नहीं है? क्या आपने जो है रानी लक्ष्मीबाई के बारे में नहीं पढ़ा है? क्या आपने जो है बेटा जी मैं कह सकती हूँ भाई जो हमारी कौन सी थी वो जोधाबाई कह रही हूँ। देखो जोधाबाई का भी तो एक अपना स्थान है, ठीक है, जिन्होंने जौहर किया था, पद्मावती, क्या उनके बारे में नहीं पढ़ा है हमने? बिल्कुल पढ़ा हुआ है। सरोजनी नायडू, उन्होंने कितना कुछ नहीं किया, अलग अलग देश में फंसी हुई जो है लड़कियों को अपने भारत लेकर के आई हैं। अलग अलग देश में जो भी हमारी लड़कियों भारतीय महिलाओं के साथ होता था, उन्होंने उनके लिए क्या क्या प्रयत्न नहीं किए। पाकिस्तान से लड़ गई थी तो उन्होंने क्या क्या नहीं किया, आराम से लिख सकते हो उनके बारे में। हमारे देश की पहली जो है राष्ट्रपति है प्रतिभा पाटिल, क्या आप उनके बारे में लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। हमारी भारत की महिलाएं ऐसे हैं कि जिन्होंने क्या किया है, किरण बेदी जिन्होंने हर एक क्षेत्र में क्या किया है, अपना दमखम दिखाया हुआ है ना। बछेंद्री पाल के बारे में आप लिख सकते हो, है मैरी कॉम के बारे में आप लिख सकते हो। महिलाओं का जागृत होना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब एक लड़की आगे बढ़ती है तो वो केवल खुद आगे नहीं बढ़ती, एक परिवार नहीं बल्कि दो परिवारों को वो क्या करती है, सशक्त बनाती है। एक पुरुष के लिए कि परिवार के लिए कर पाएगा, पर एक महिला दो परिवारों को सशक्त बनाती है। इसलिए महिलाओं का जागृत होना जरूरी है, केवल खाना चौका नहीं करना उन्हें। महिला सशक्तिकरण के उच्च लक्ष्य क्या है, क्या क्या लक्ष्य आप देखते हैं? उपसंहार, बस इसी के बारे में लिख दो। क्या नहीं लिख पाएंगे? बिल्कुल लिख पाएंगे। अब आपको लग रहा हो कि मैम ये तो आपने बता दिया, बहुत आसान लग रहा है, तो बच्चों आपको ऐसे ही करना है। अगर आपके पास हेडिंग होगी तो अपने आप उसका कंटेंट आप सोच लोगे, अपने आप बेटा आपको दिमाग में आ जाएगा कि यस मैम आप बिल्कुल सही कह रही हो। सो बच्चों जिस प्रकार से आज की इस क्लास में मैंने जो निबंध के बारे में बताया है, कितने लोग चाहते हैं कि एक ऐसी वीडियो पत्र लेखन के लिए आए, एक ऐसी वीडियो और आए कि मैम प्लीज आप बता दीजिए कि पत्र भी कौन कौन से आएंगे, मैम उसका भी फॉर्मेट बता दीजिए, मैम एक बार जो है हमें बता दीजिए कि और कौन इस जो है जो हमारे पास निबंध है उसको और किस किस प्रकार से लिखना। अगर आपको ये चाहोगे कि इसके अंदर का कंटेंट कैसे लिखना है, क्या क्या चीजें और जो है यहाँ पर पंक्तियां क्या क्या लिखनी है, तो मैं आपको वो भी बता दूंगी। ठीक है। सो गाइज आज मुझे क्या चाहिए होगी, बहुत सारे कमेंट्स चाहिए होंगे कि आप अगली वीडियो कौन सी चाहते हैं, अगला कौन सा टॉपिक लेकर के आए, क्या जीवन परिचय लेकर के आऊं, अनिवार्य संस्कृत लेकर के आऊं, कौन सा टॉपिक में लेकर के आऊं। मैं बेटा जी अगले ही पल लेकर के आ जाऊंगी आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो गाइज
क्लास की जो है क्या क्लास कैसी लगी है ये आपको कमेंट करना है। आज आपको कितना मजा आया ये कमेंट करना है। क्या आपके अंदर से डर निकला? कितने बच्चों को लग रहा है कि मैम अब हमारे 10 नंबर पक्के हो गए? कितने बच्चों को ये लग रहा है? सो बच्चों, हमने आज के क्लास में क्या क्या सीखा है? कैसे लिखना है, कितना लिखना है, कौन कौन सी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, कब हमें डिसाइड करना है कौन सा निबंध लिखना है, निबंध के अंदर किन किन बातों का ध्यान रखना है। क्या आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हैं? और अगर समझ में आ गई तो एक बार बच्चों हार्ट वाली इमोजी जरूर भेजिएगा। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ूंगी। एंड बच्चों, बहुत अच्छा लगता है जब आप पॉजिटिव कमेंट्स जो है करते हो, जब आप बोलते हो कि मैम बहुत अच्छा लगा, ये क्लास बहुत अच्छी लगी। सो गाइस, मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी अपनी अगली क्लास में। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर। फटाफट से कमेंट करो, लाइक भी कर देना इस वीडियो को जल्दी स्पीड में।